नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 5 सितंबर 2024 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले कोट देख लीजिए सोक्रेटिस का। आई ओनली नो वन थिंग एंड दैट इज आई नो नथिंग। सोक्रेटिस कहते हैं मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं और वो चीज ये है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। क्या मतलब है इस कोट का? देखो इस कोट में ना सोक्रेटिस अपनी हम्बलनेस को शो कर रहे हैं, ह्यूमिलिटी को शो कर रहे हैं। सोक्रेटिस जिसे देखो दुनिया का वाइजेस्ट मैन माना जाता है, जिनको बहुत ज्यादा पता था लेकिन फिर भी वो बोलते हैं आई नो नथिंग। मतलब वो ये कहना चाहते हैं एक इंसान देखो सब कुछ नहीं जान सकता। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर को लगता है कि मुझे सब पता है बीमारियों के बारे में, फिर एक नया वायरस आ जाता है और नई नई डिस्कवरीज होती हैं, तो डॉक्टर को एहसास होता है कि अरे इतना कुछ है जो मुझे जानना बाकी है। नॉलेज देखो बॉर्डरलेस एंड बॉटमलेस समुद्र के समान है। समुद्र की कोई सीमाएं नहीं होती, गहराई भी बहुत ज्यादा होती है और हम तो देखो एक मुट्ठी भर पानी हाथ में लेके ये समझने लगते हैं कि हम बहुत ज्यादा ज्ञानी हो गए हैं, हमें बहुत ज्यादा पता लग गया है। लेकिन देखो वास्तव में ज्ञान की जो सीमाएं हैं वो देखो आप बोलिए इन्फिनिटी तक जाती हैं, असीमित हैं। इसलिए हमेशा सीखते रहो, सिर्फ स्टूडेंट काल में नहीं, आगे भी सीखते रहो, क्वेश्चन करते रहो। आज तो देखो टीचर्स डे है, वैसे देखो डेफिनेशन के हिसाब से तो आप मुझे बोलोगे कि सर हैप्पी टीचर्स डे, लेकिन देखो मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमेशा कमेंट बॉक्स में सीखने को मिलता है और इसके लिए देखो मैं हमेशा ग्रेटफुल भी हूं। लगातार लेक्चर बनाते बनाते पिछले 8 सालों से लगातार मैंने इतना कुछ सीखा है, मेरी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आया है और ये प्रोसेस देखो चलती रहेगी, ये प्रोसेस रुकने वाली नहीं है। आपके लिए बस हमेशा एक ही दुआ है, बस आपका एग्ज़ाम निकले और आप जिंदगी में बहुत बढ़िया करो। आज डिस्कशन की बात करें, देखो 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बंगाल स्टेट असेंबली ने, वेस्ट बंगाल स्टेट असेंबली ने अपराजिता बिल पास किया है। क्या है, क्या मायने हैं इस बिल के, सब डिस्कस करेंगे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। फिर इसके बाद दूसरा आर्टिकल हम आज डिस्कस करेंगे, कैसे पंजाब और हरियाणा के किसानों को मोटिवेट किया जा सकता है कि वो पैडी के बजाय दूसरी फसलें उगाएं कम जिसमें पानी कंज्यूम होता है, जैसे दालें या फिर ऑयल सीड्स। कैसे? तीसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे, अफ्रीका में चाइना की क्या स्ट्रेटेजी चल रही है और इंडिया कैसे अफ्रीका में अपनी जड़ें जमा सकता है, अफ्रीका के साथ अपने रिलेशंस को और ज्यादा मजबूत कर सकता है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल वैसे देखो 3 सितंबर को आया था, लेकिन उस समय मैं नहीं कवर कर सका था, लेकिन और मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई आर्टिकल देखो छूटने ना पाए। किसी दिन हो सकता है कि 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो, हम 3 ही डिस्कस कर पाए, तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं, किसी ऐसे दिन ऐड करेंगे जब कम आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। तो 3 सितंबर का ये आर्टिकल था, ये चाइना वाला द हिंदू में ही आया था, उस दिन नहीं कवर हो पाया, तो इसे आज कवर करेंगे। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, वेस्ट बंगाल स्टेट असेंबली ने जो बिल पास किया है जिसमें प्रोविजन ये किया गया है रेप करने पर डेथ सेंटेंस दी जाएगी। इस बिल का नाम है अपराजिता बिल। पूरा नाम अगर मैं बताऊं तो इस बिल का है अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल 2024। अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये बिल जो है वेस्ट बंगाल स्टेट असेंबली ने जो पास किया है, ये देखो मल्टीपल सेंट्रल एक्ट को अमेंड करता है और जैसा कि हमने 2-3 दिन पहले भी डिस्कस किया था, अगर देखो टकराव होता है, एक तरफ वो एक्ट जो पार्लियामेंट ने बनाया है और दूसरी तरफ स्टेट असेंबली ने कोई एक्ट बनाया है, दोनों के बीच में अगर टकराव होता है तो डोमिनेट करेगा पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया एक्ट। लेकिन एक एक्सेप्शन है, अगर स्टेट असेंबली के द्वारा जो एक्ट बनाया गया है वो वैसे पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए एक्ट से कन्फ्लिक्ट में है, बट अगर प्रेसिडेंट अपनी एसेंट दे देते हैं ना, तो फिर स्टेट असेंबली के द्वारा बनाया गया कानून भी फॉर्म में आ जाएगा, बेशक वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून के साथ में कन्फ्लिक्ट में है। आर्टिकल 254 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट की एसेंट लगती है। तो क्या है, वेस्ट बंगाल स्टेट असेंबली ने जो बिल पास किया है, क्या नया प्रोविजन किया गया है? अगर देखो रेप होता है, विक्टिम की डेथ हो जाती है
या फिर विक्टिम वेजिटेटिव स्टेट में चली जाती है, वेजिटेटिव स्टेट में मतलब जैसे कोमा में चली गई, तो ऐसी सिचुएशन में देखो जो क्रिमिनल है, परपिट्रेटर है, उसे डेथ सेंटेंस दी जाएगी। लेकिन देखो वेस्ट बंगाल स्टेट असेंबली ने जो ये प्रोविजन किया है ना, ये भारतीय न्याय संहिता यानी पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है उसके साथ कन्फ्लिक्ट में है। पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून भारतीय न्याय संहिता ये बोलता है अगर रेप की वजह से विक्टिम की डेथ होती है या फिर विक्टिम वेजिटेटिव स्टेट में चला जाता है, तो उस सिचुएशन में डेथ पेनल्टी इज वन ऑप्शन। वन ऑप्शन का मतलब है जज की डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है कि वो डेथ पेनल्टी दे या फिर मिनिमम 20 साल की सजा दे या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट दे। ये जज की डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। डेथ पेनल्टी वन ऑफ द ऑप्शन है, ओनली ऑप्शन नहीं है, जैसा वेस्ट बंगाल स्टेट असेंबली ने प्रोविजन किया है। जो वेस्ट बंगाल स्टेट असेंबली ने बिल पास किया है अपराजिता, इसमें लिखा गया है कि 21 दिनों के अंदर अंदर आप इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करो। जबकि देखो भारतीय नागरिक न्याय संहिता नहीं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी पुराना सीआरपीसी जो हुआ करता था, यह बोलता है एफआईआर फाइल करने के 2 महीनों के अंदर आप इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करो और पहली सुनवाई के बाद देखो 60 दिनों के अंदर अंदर 60 डेज के अंदर अंदर आप चार्जेस फ्रेम कर दो और इसके बाद नेक्स्ट 30 डेज में आप जजमेंट डिलीवर कर दो। और जजमेंट के लिए 30 के बजाय 60 दिन भी लिए जा सकते हैं। एक बार आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड हो जाएं तो उसके बाद कोशिश ये करो आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड होने के 30 दिनों के अंदर अंदर आप जजमेंट दे दो, मैक्सिमम 60 डेज। तो जैसा कि आप देख सकते हो वेस्ट बंगाल स्टेट असेंबली थोड़ा और एग्रेसिव हो गई है और यहां पर भी पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानूनों के साथ कन्फ्लिक्ट है। फिर देखो अगर कोई विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर देता है तो वेस्ट बंगाल स्टेट असेंबली ने जो बिल पास किया है उसमें बोला गया है उसे 3 से 5 सालों की सजा दी जाएगी अगर किसी ने विक्टिम की आइडेंटिटी बता दी। भारतीय न्याय संहिता में बोला गया है अगर कोई विक्टिम की आइडेंटिटी बताता है तो उसे 2 साल की सजा और फाइन लगाया जाएगा उसके ऊपर। फिर नेक्स्ट पॉइंट, अपराजिता बिल जो वेस्ट बंगाल स्टेट असेंबली ने पास किया है, इसमें बोला गया स्पेशल कोर्ट्स एस्टैब्लिश किए जाएं सेक्सुअल वायलेंस के केसेस को हैंडल करने के लिए। जबकि देखो ऑलरेडी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसके अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फंड्स प्रोवाइड करता है स्टेट्स को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स सेटअप करने के लिए ताकि सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड जो केसेस हैं वो जल्दी से जल्दी हैंडल किए जा सकें। तो हमने देखो ये डिस्कस कर लिया क्या डिफरेंस है अपराजिता बिल में और कैसे ये जो बिल पास हुआ है ये पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉज से कन्फ्लिक्ट में है। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं देखो वेस्ट बंगाल सरकार ने जो किया है ना, बिल पास करवाया है, ये कोई नई चीज नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा मध्य प्रदेश में रेप हुआ, राजस्थान में, हरियाणा में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, अरुणाचल प्रदेश में। इन राज्यों में जब बड़ी रेप की घटनाएं हुई तो इन राज्यों में भी सरकारों के ऊपर प्रेशर आया और इन राज्यों की सरकारों ने भी ऐसे ही स्ट्रिक्ट बिल पास करवा लिए असेंबली में। बट क्या ये एक सॉल्यूशन है? देखो जनता को दिखाने के लिए तो ये एक सॉल्यूशन है क्योंकि जनता थोड़ी इमोशनल होती है। सरकार दिखाने की कोशिश करती है कि देखो हमने रेप लॉज को और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर लिया। जब देखो 2012 में निर्भया केस हुआ था ना, तो उस समय कमेटी गठित की गई थी, जीएस वर्मा कमेटी। जीएस वर्मा कमेटी ने यह रिकमेंड किया था हम देखो डेथ सेंटेंस नहीं रिकमेंड करते हैं रेप के लिए, इवन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस के लिए भी डेथ सेंटेंस जेएस वर्मा कमेटी ने नहीं रेकमेंड किया था। उसका रीजन एक ये था कि देखो जो एविडेंस है वो ये शो करता है कि इवन डेथ पेनल्टी का प्रोविजन करने पर रेप नहीं रुकते हैं। ये डेटा शो करता है, ऐसा जेएस वर्मा कमेटी ने बोला था। और कई बार तो ऐसा होता है कि रेप की सजा अगर डेथ पेनल्टी की जाती है तो फिर जो परपिट्रेटर है, अपराधी है, वो देखो मार देता है फिर रेप विक्टिम को। उसे लगता है कि वैसे भी मुझे तो डेथ सेंटेंस मिलनी ही है, तो जिंदा छोड़ के क्या फायदा। लेकिन देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जेएस वर्मा कमेटी की नहीं मानी थी और प्रोविजन ये किया था 12 साल से कम बच्ची का अगर रेप होता है तो फिर डेथ सेंटेंस होगी, या फिर 18 साल से कम बच्ची का अगर गैंग रेप होता है
तो भी डेथ सेंटेंस दी जाएगी। मतलब सरकार ने जेएस वर्मा कमेटी की नहीं मानी थी और डेथ सेंटेंस का प्रोविजन किया गया था इन केसेस में। लेकिन अब राइटर फिर से क्वेश्चन पूछते हैं, तो सरकार ने देखो जब डेथ पेनल्टी का प्रोविजन किया तो अब क्या केसेस रुक गए? केसेस नहीं रुके। इवन देखो बिल पास करते वक्त वेस्ट बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने बोला रेप जो है एक प्रकार से श्राप है मानवता के अगेंस्ट। सोशल रिफॉर्म्स की आवश्यकता है ऐसे क्राइम्स को रोकने के लिए। मतलब वो खुद मान रही हैं कि हमें सोसाइटी में माइंडसेट ज्यादा लाने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी देखो वेस्ट बंगाल की स्टेट असेंबली ये बिल पास कर रही है। तो इससे साबित होता है कि ये जो बिल्स पास होते हैं ना, ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। जब तक सोसाइटी की सोच नहीं बदलेगी तब तक ये नहीं रुकने वाला है। सोसाइटल माइंडसेट के अलावा देखो राइटर ये भी बोलते हैं कि ऑलरेडी जो लॉज हैं क्या उनका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो रहा है? आंसर है नो। तो सबसे पहले तो आप ये इंश्योर करो कि ऑलरेडी जो कानून है उनका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो, पुलिस बिना बायस के वर्क करे, और जो सेक्सुअल असोल्ट के आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। मतलब जो प्रोविजन है एग्जाम्पल सेट हो। बट होता क्या है, सालों साल केस चलते रहते हैं और जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। और जब हम वुमेन सेफ्टी के बारे में बोलते हैं, सिर्फ ये कानून बना देने से वुमेन नहीं सेफ होंगी, हमें जड़ से सोचना होगा। हर एक स्टेज पे महिलाओं की एडवांसमेंट में जो बैरियर हैं, जो रुकावटें हैं, उन्हें रिमूव करना होगा। जैसे वर्क प्लेसेस पे कैसे महिलाएं सेव करें, घर में महिलाएं कैसे सेव करें, हर एक एस्पेक्ट में हमें सोचना होगा। इस पे देखो एनर्जी लगती है, लेकिन जनता को खुश करने के लिए जल्दी से बिल पास कर दिया जाए, वो देखो इजी सॉल्यूशन होता है। इसीलिए हर राज्य सरकार यही करती है, जब भी कोई रेप का केस आता है तो जनता को दिखाने के लिए ज्यादा सजा वाला बिल पास कर दिया जाता है। बट ग्रास रूट लेवल से देखो स्टेप्स लेने होंगे, सोच चेंज करने के लिए स्टेप लेने होंगे। हर एक जगह पे महिलाएं सेफ एंड फील करें, वहां पे ये स्टेप्स लेने होंगे। मतलब जो फंडामेंटल इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, कैसे हरियाणा और पंजाब के किसानों को पैडी यानी चावल की खेती से हटा के दूसरी फसलों को उगाने के लिए मोटिवेट किया जा सकता है। तो डिटेल से इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे कि कैसे पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में पैडी की खेती होती है, तो इससे क्या नुकसान होते हैं, किसान दूसरी फसलें उगाने के लिए क्यों तैयार नहीं है, कैसे उनको डाइवर्ट किया जा सकता है दूसरी फसलों की तरफ। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हम। देखो हाल ही में ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना पंजाब सरकार के साथ मिलके एक प्लान बनाया। प्लान ये था, पंजाब के किसानों को इंसेंटिव दिया जाए अगर वो पैडी के बजाय दूसरी कम पानी वाली फसलें अगर उगाते हैं तो। जैसे देखो पैडी के बजाय अगर पंजाब का एक किसान मान लीजिए पल्सीज उगाता है, दाल उगाता है, या फिर एडिबल ऑयल वाली कोई फसल उगाता है, तो फिर ना ऐसे करने पर पंजाब सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके उस किसान को पर हेक्टेयर 17,500 रुपए का इंसेंटिव देगी। और ये देखो 5 हेक्टेयर तक के खेत पर एप्लीकेबल होगा। स्कीम का बंटवारा इस प्रकार से होगा, इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए 60% पैसा सेंटर की तरफ से आएगा और बाकी 40% पैसा पंजाब सरकार की तरफ से आएगा। ये देखो पहला स्टेप है पंजाब के किसानों को डाइवर्ट करने के लिए पैडी के बजाय दूसरी फसलों की तरफ। इवन देखो हरियाणा में भी ऐसी ही स्कीम है किसानों को पैडी से हटाने के लिए, पर देखो हरियाणा के जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। क्यों? कारण क्या है? कारण देखो ये है, अगर किसान पैडी की खेती करते हैं ना तो उनको ये ज़्यादा फायदे का सौदा लगता है, क्योंकि सरकार देखो पैडी पे ना बहुत ज़्यादा सब्सिडी देती है। ज़्यादा सब्सिडी जैसे बिजली फ्री, पानी फ्री, फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी, उसके बाद एश्योरेंस गारंटी कि हम आपकी पैडी की फसल को प्रोक्योर करेंगे। तो ये सब क्या है? ये देखो पैडी के लिए दी जाने वाली सब्सिडी ही तो है।
एक रिसर्च रिपोर्ट है ICRIER की। पंजाब में ना एवरेज के तौर पे एक पैडी फार्मर पर हेक्टेयर पैडी उगाने के लिए 38,973 की डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडी प्राप्त करता है। इतनी ज़्यादा। अब इसमें से कुछ सब्सिडी देखो बिजली पे मिलती है, कुछ पानी पे मिलती है, कुछ फर्टिलाइजर कंजप्शन पे मिलती है। इतनी सब्सिडी अगर एक पैडी फार्मर को मिलेगी पैडी उगाने पे पर हेक्टेयर, तो फिर देखो वो बाकी फसलें क्यों उगाएगा? उसके लिए तो जाहिर तौर पे पैडी उगाना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो अगर बाकी फसलों के लिए जैसे मेज के लिए, ऑयल सीड्स के लिए, पल्सेस के लिए किसानों को मोटिवेट करना है ना, तो अभी जितना इंसेंटिव पंजाब सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर सोचा है कि हम 17,500 पर हेक्टेयर इंसेंटिव देंगे दूसरी फसलें उगाने के लिए कम पानी वाली, उससे कम से कम डबल इंसेंटिव ऑफर करना होगा, 35,000 पर हेक्टेयर। तब जाके किसान पैडी को छोड़ेगा, तब जाके दूसरी फसलें उगाएगा। अब कुछ एक्सपर्ट्स देखो ये क्वेश्चन रेज करते हैं कि भैया बोल तो दिया आपने 35,000 पर हेक्टेयर किसानों को सब्सिडी दो दूसरी फसलें उगाने के लिए, लेकिन इतने पैसे आएंगे कहां से? तो राइटर इसका सिंपल आंसर देते हैं। राइटर कहते हैं भाई सिंपल सा लॉजिक है यार, अगर किसान पैडी के बजाय दूसरी फसल उगाएगा तो पैडी पे जो सब्सिडी जाती वो भी तो बचेगी ना। मतलब समझ गए ना आप? एक किसान है महेश, पहले पैडी उगा रहा था, अब पैडी उगाने पे पर हेक्टेयर उसे 38,000 रुपए की सब्सिडी मिल रही थी। अब वो पैडी नहीं उगा रहा, पैडी के बजाय वो मान लीजिए कोई दाल उगाएगा, तो दाल जब वो उगाएगा सरकार उसको 38,000 की सब्सिडी दे रही है, तो 38,000 की सब्सिडी पैडी पे उसको मिलती वो तो बच गई ना, क्योंकि उसने पैडी उगाया ही नहीं। पॉइंट सिंपल है। राइटर कहते हैं डरने की जरूरत नहीं है। जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि इतना पैसा सरकार कहां से लाएगी दूसरी फसलों को उगाने के लिए, इंसेंटिव देने के लिए, पैडी में भी इतना ही इंसेंटिव जा रहा है, वो किसान पैडी नहीं उगा रहा है, तो मतलब वहां से सब्सिडी का पैसा बच रहा है। मतलब ये नया पैसा नहीं है, बस जो पैसा पहले पैडी की तरफ यूज हो रहा था अब वो दूसरी कम पानी वाली फसलों के लिए यूज होगा। तो ये स्मार्ट प्लानिंग है। इसके बाद आती है नेक्स्ट पॉइंट की बारी। लेकिन देखो ये जो स्कीम है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट पंजाब सरकार ने मिलकर सोची है कि दूसरी फसलों को उगाने के लिए इंसेंटिव दिया जाए, ये स्कीम कम से कम 5 साल चलानी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो जब सब्सिडी बचेगी वो तो देखो हमेशा के लिए बचेगी ना, पर अभी ये क्लियर नहीं है कि ये 17,500 एक साल के लिए है या ज्यादा साल के लिए। अगर सिर्फ 1 साल के लिए है तो कोई किसान नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि 1 साल बाद उसका फायदा खत्म हो जाएगा, वो वापस पैडी की तरफ मूव कर जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा, तभी किसान मानेगा। अब देखो एक और प्रॉब्लम है, आप ध्यान से सुनो। पंजाब और हरियाणा में ना जब किसान चावल उगाता है तो गवर्नमेंट उसे खरीद लेती है, जैसे मैंने आपको बताया, गारंटी देती है कि चावल आप उगाओगे तो हम इसे परचेज करेंगे। पर अगर वो दाल या तेल के बीज उगाएगा तो क्या गारंटी है कि सरकार उसे खरीदेगी? इसलिए ना गवर्नमेंट को नाफेड जो एक संस्था है जो दालें वगैरह परचेज करती है, इसलिए सरकार को ना नाफेड से कहना पड़ेगा कि वो इन नई फसलों को भी एमएसपी पे खरीदे। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर किसान नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि उसको डर है कि अगर हमने दालें उगाई तो शायद एमएसपी पे हमारी दालें बिकेंगी नहीं। ये है असली प्रॉब्लम। सिर्फ पैसा देने से काम नहीं चलेगा, मार्केट की गारंटी भी देनी पड़ेगी कि हम आपकी फसलें मार्केट पे परचेज करेंगे। समझ गए? इसके बाद राइटर बताते हैं, अगर देखो हम मोटिवेट कर सके पंजाब हरियाणा के किसानों को कि आप चावल मत उगाओ, दूसरी फसलें उगाओ, तो इससे क्या क्या फायदा होगा? फायदे देखो इससे बहुत सारे हैं। जैसे जमीन अच्छी रहेगी। अभी ना चावल की खेती से ना जमीन बहुत खराब हो रही है, पानी बचेगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि पैडी की खेती से बहुत ज्यादा पानी यूज हो रहा है और ग्राउंड वाटर का जो लेवल है बहुत नीचे जा रहा है। नेक्स्ट, पोल्यूशन कम होगा। चावल की खेती से बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अलग अलग फसलें जब किसान उगाएगा ना तो ये देखो सोइल फर्टिलिटी के लिए भी ठीक है। अभी देखो एक अनुमान के अनुसार चावल को ना एक सीजन में 20 से 25 बार पानी देना पड़ता है, लेकिन अगर देखो दाल या फिर
तेल के बीज की खेती की जाती है या फिर मिलेट की खेती की जाती है ना, तो सिर्फ 4 बार पानी देना पड़ता है। ये डिफरेंस है, देखो कितना पानी लगता है पैडी की खेती में। और 2023 में पता चला कि पंजाब के 153 जो ब्लॉक्स है ना, उनमें से 87% में पानी की बहुत कमी है। और ये सिचुएशन देखो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। तो पॉइंट क्लियर है ना, अगर किसान चावल की खेती छोड़ेंगे तो बहुत फायदा है। चावल से देखो वैसे और भी प्रॉब्लम्स हैं। 1 हेक्टेयर जमीन में पैडी उगाने से 5 टन CO2 निकलता है। ये बहुत ज़्यादा है। और इसी CO2 की वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसके अलावा देखो, जब चावल की फसल को काट दिया जाता है ना, तो जो बचा हुआ हिस्सा होता है ना फसल का, उसे किसान जला देते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टबल बर्निंग। अब इसकी वजह से ना NCR में सर्दियों में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, धुएं का बादल आ जाता है। हर सर्दियों में ये प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं। तो अगर किसान चावल से हट जाएं तो सिर्फ पंजाब हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश को फायदा होगा। अब इसके बाद राइटर सजेशंस देते हैं। इसके बाद ना राइटर अपने सजेशंस को ना समराइज करते हैं। सबसे पहले, हर किसान को ना सरकार को 35,000 रुपए पर हेक्टेयर देने चाहिए अगर वो चावल छोड़कर दूसरी फसलें उगाता है तो, और ये कम से कम 5 साल तक सरकार को देते रहना चाहिए। फिर वही बात, ये एक्स्ट्रा पैसे नहीं है, ये वही पैसे हैं जो पैडी की खेती में सरकार डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसान को दे रही थी, जैसे बिजली पे सब्सिडी, पानी पे सब्सिडी, खाद पे सब्सिडी। राइटर देखो ये भी बोलते हैं कि अगर ना सरकार दाल या फिर तेल के बीज को, ऑयल सीड्स को या फिर पल्सेस को MSP पर खरीदेगी ना, तो सरकार को ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे। अभी ना सरकार पंजाब का 92.5% पैडी खरीद रही है। मतलब जितना पैडी पंजाब में प्रोड्यूस होता है ना, उसका 92.5% सरकार MSP पे खरीद लेती है। अगर देखो ये पैसे दूसरी फसलों पर लगा दिए जाएं तो चावल के लिए पैसे बच जाएंगे। अगर 10 लाख हेक्टेयर जमीन पर पैडी की जगह दूसरी फसल उगेगी तो 13,150 करोड़ की बल्कि सरकार को बचत होगी। समझे? अब देखो जो पैसे बचेंगे उनका सरकार क्या कर सकती है, उनका देखो एक फंड बना सकती है। किस लिए? दूसरी फसलें खरीदने के लिए। नाफेड, CCI या फिर FCI इन पैसों से ना दाल, तेल के बीज, कपास, मिलेट और मक्का ये सब खरीद सकती है। इससे किसानों को ना डर नहीं होगा कि उसकी फसल कौन खरीदेगा, और किसान जो है ना ये फसलें उगाने के लिए आगे आएंगे, क्योंकि उसका डर खत्म हो जाएगा कि अगर हमने ये दाल वगैरह उगाई तो कौन खरीदेगा। समझ गए? इसलिए किसान फिर ज्यादा मोटिवेट होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, FOCAC। मतलब FOCAC का मतलब है फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन। इस फोरम की ना मीटिंग हो रही है 4 सितंबर यानी कल से स्टार्ट हुई है। तो इस पे देखो इंडिया नज़र रखे हुए है, इसके क्या मायने हैं, इंडिया के इंटरेस्ट कैसे इन्वॉल्व है, वो सब हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। आप ना सिलेबस में GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो सबसे पहले ये बात करते हैं FOCAC है क्या। FOCAC जैसे मैंने आपको बताया एक फोरम है चाइना और अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन के लिए। इस फोरम की 9th मीटिंग हो रही है, कल से स्टार्ट हुई 4 सितंबर से, और 6 सितंबर तक ये इस फोरम की मीटिंग चलेगी। कहाँ पे? बीजिंग में। ये मीटिंग देखो ऐसे टाइम पे हो रही है जब देखो अफ्रीका में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अफ्रीका के ज़्यादातर देशों में महंगाई काफ़ी बढ़ रही है, अफ्रीकन कंट्रीज़ की जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट कर रही है। कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज ऐसे हैं जो देखो कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं, और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश हो चुका है। ये देखो अफ्रीकन कंट्रीज की सिचुएशन है। ऊपर से देखो इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। इवन रेड सी में भी जो हाउथी रिबल्स हैं यमन में, वो देखो शिप्स को टारगेट कर रहे हैं, जो इजराइल से लिंक्ड शिप्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। इस सिचुएशन के अलावा देखो राइटर बोलते हैं इवन जो अफ्रीका के लीडर्स हैं ना, वो भी देखो
इस प्रकार की मीटिंग से ना बोर हो गए हैं, थकावट हो रही है उन्हें समिट अटेंड कर करके, क्योंकि ना अभी कुछ समय पहले उनकी टर्की के साथ समिट हुआ, रशिया के साथ समिट हुआ, साउथ कोरिया के साथ समिट हुआ और अमेरिका के साथ भी मीटिंग्स हुई। तो इतने सारे समिट्स अफ्रीकन लीडर्स ने पार्टिसिपेट किए, थक गए अफ्रीका के लीडर्स। तो कितना उत्साह में रहेंगे अफ्रीका के लीडर्स चाइना के साथ ये समिट अटेंड करते वक्त, वो देखने वाली बात होगी। इसके बाद देखो राइटर ये बोलते हैं अफ्रीका को ना अपना एजेंडा सेट करना चाहिए कि वो इस फोरम से चाहते क्या हैं। चाइना के साथ कोऑपरेशन का जो ये फोरम है ना, इससे अफ्रीका के लीडर्स क्या चाहते हैं, उन्हें अपना एजेंडा सेट करना चाहिए। चाइना के बारे में देखो बहुत सारी रिपोर्ट्स और पेपर्स हैं, पर अफ्रीका की तरफ से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि वो इस फोरम से क्या चाहता है। ये प्रॉब्लम देखो इसलिए है क्योंकि अफ्रीका में ना उतने एक्सपर्ट्स नहीं हैं जो चाइना को समझ सकें, जो चाइना के डेथ ट्रैप को समझ सकें, जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को समझ सकें, कम्युनिस्ट पार्टी की वर्किंग को समझ सकें। वैसे देखो अफ्रीका में बहुत लोग हैं जो चाइनीज लैंग्वेज और चाइनीज कल्चर जानते हैं, बट ना अफ्रीकन गवर्नमेंट्स उनका यूज नहीं कर रही है। इसलिए देखो जब अफ्रीका और चाइना के बीच में बातचीत होती है ना, तो चाइना ही एजेंडा सेट करता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और अफ्रीका बस चाइना के कहने पर पीछे पीछे चल पड़ता है। यानी चाइना जो डिसाइड करता है अफ्रीका उसे फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद राइटर बोलते हैं पहले की फोरम की मीटिंग में ना, पहले अफ्रीका और चाइना के बीच में इस फोरम में जो मीटिंग हुई थी ना, उसमें चाइना ने यह कहा था कि वो 2022 से लेकर 24 के बीच में अफ्रीका से $300 बिलियन का सामान खरीदेगा, $300 बिलियन के गुड्स इंपोर्ट करेगा। बट अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। जनवरी से लेकर जुलाई 2024 तक चाइना अफ्रीका का ट्रेड $167 बिलियन था, और इसमें से देखो चाइना ने $97 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। तो एक तरफा देखो ट्रेड डेफिसिट जो है वो अफ्रीका की साइड है और ट्रेड सरप्लस जो है वो चाइना की साइड है। और एक चीज, $167 बिलियन में से अफ्रीका ने जो एक्सपोर्ट किया है ना $69 बिलियन का, उसमें से देखो आप मान के चलिए 2/3 यानी ऑलमोस्ट 66% तो रॉ मटेरियल अफ्रीका ने एक्सपोर्ट किया है। तो ये ठीक वैसी ही सिचुएशन है जैसा देखो अंग्रेजों का भारत पर रूल था, तो भारत से रॉ मटेरियल इंग्लैंड में जाता था और एक प्रकार से इंडिया इंग्लैंड की कॉलोनी था। तो उसी प्रकार से देखो अफ्रीका भी अब चाइना की कॉलोनी बनता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अफ्रीका को यह चाहिए कि वो अपने एग्रीकल्चर को ना सस्टेनेबल बनाए, मजबूत बनाए। बट अभी दिक्कत यह है अफ्रीका में ना, इवन जो फसल की कटाई के बाद बेसिक प्रोसेसिंग होती है ना फसलों की, वो भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। जैसे देखो हमारे यहाँ पे ना रोस्टेड पीनट्स मिलते हैं, रोस्टेड काजू मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे ना काजू को रोस्ट करना भी काफ़ी डिफिकल्ट पड़ता है। मतलब कमोडिटीज़ की बिल्कुल बेसिक प्रोसेसिंग भी बहुत डिफिकल्ट ढंग से होती है अफ्रीका में। लेकिन देखो इंडिया और चाइना ऐसे देश हैं जो इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं। लेकिन इंडिया में हरित क्रांति आई, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होने लगा, नई नई तरह की क्रॉप्स, नई नई तरह के मतलब फसलें इंडिया में उगाई जाने लगी, अलग अलग वेराइटीज़ की। तो इससे हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए फूड ग्रेन्स के मामले में। आज के समय में देखो इंडिया में सैटेलाइट्स का काफ़ी इस्तेमाल होता है खेती के लिए, और ठीक उसी प्रकार से चाइना में भी यही सब कुछ हुआ। तो इंडिया और चाइना देखो अफ्रीका की मदद कर सकते हैं एग्रीकल्चर को और ज़्यादा सस्टेनेबल और ज़्यादा मजबूत बनाने में। इसके बाद राइटर बोलते हैं ग्रीन एनर्जी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी जरूरी है। देखो अफ्रीकन कंट्रीज ना वैसे तो अपने इंटरनेशनल पार्टनर्स को इनवाइट कर रहे हैं कि आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आके आप मिनरल्स की रिफाइनिंग कीजिए, मिनरल्स की प्रोसेसिंग कीजिए। जैसे देखो जिम्बाब्वे में ना चाइनीज कंपनीज को मजबूर किया गया कि आप यहीं पे बेसिक लिथियम की रिफाइनिंग कीजिए। लेकिन देखो दिक्कत यह है अफ्रीकन कंट्रीज में ना मिनरल्स की रिफाइनिंग के लिए और प्रोसेसिंग के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, पावर जनरेशन बहुत कम है,
इवन इन्वायरमेंट कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, गवर्नेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है अगर इंटरनेशनल कंपनीज यहां पर आके रॉ मिनरल्स को रिफाइन करती हैं। इसके बाद देखो बात आती है अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर जो डेट यानी कर्ज बढ़ता जा रहा है ना, जिसे अफ्रीकन कंट्रीज चुका नहीं पा रही हैं, तो इसमें चाइना का क्या रोल है? इस पर देखो एक्सपर्ट्स डिवाइडेड हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं, जैसे बोस्टन यूनिवर्सिटी ग्लोबल डेवलपमेंट पॉलिसी सेंटर का डेटा है, ये डेटा कहता है 2000 से लेकर 2022 के बीच में चाइना ने अफ्रीकन कंट्रीज को $170 बिलियन का लोन दिया है। बट देखो चाइना मेन क्रेडिटर नहीं है, चाइना ने सबसे ज्यादा लोन नहीं दिया है अफ्रीकन कंट्रीज को। और अफ्रीका के ऊपर जो कर्ज है ना, दोनों कर्ज मिला के, प्राइवेट कर्ज भी और पब्लिक कर्ज भी, दोनों को मिला दें तो अफ्रीका के ऊपर जो डेट है ना, उसमें चाइना ने सिर्फ 12% दिया है। तो इसलिए कुछ एक्सपर्ट्स का बोलना है कि चाइना डेट ट्रैप नहीं कर रहा है अफ्रीका में। दूसरी तरफ देखो कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि चाइना ने जो लोन दिया है ना, वो देखो उसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं है बिल्कुल भी। चाइना ने ना जिन देशों को लोन दिया है उनमें से कई सारे देशों के साथ में नॉन डिस्क्लोजर क्लोजेस को शामिल किया है कि आप बताओगे नहीं कि हमने आपको लोन दिया है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। और चाइना देखो ऐसे लोन्स को छोड़ने नहीं वाला है। चाइना छोटे छोटे लोन बेशक माफ कर दे, जो छोटे लोन इंटरेस्ट फ्री हैं उनको माफ कर देगा, बड़े बड़े लोन्स चाइना कभी नहीं माफ करेगा। और ये चीज आज नहीं तो कल सामने आने वाली है। तो ये दूसरे टाइप के एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। इसके बाद राइटर देखो ये बोलते हैं, पहले तो ना जो मीटिंग्स होती थी ना, अफ्रीका के लीडर्स बिल्कुल आसान भाषा में बोलूं तो मुंह उठा के यूं ही चल देते थे, हाँ चलो देखते हैं क्या डिस्कस करेंगे। लेकिन इस बार ना अफ्रीका के लीडर्स थोड़े ना संगठित होके चाइना के साथ में नेगोशिएट करना चाहते हैं, संगठित होकर बोलना चाहते हैं इस फोरम की मीटिंग में चाइना को कि भैया ट्रेड को फैसिलिटेट करवाओ, मतलब ये इंश्योर करवाओ कि अफ्रीका के देश भी ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकें चाइना को। अफ्रीका के लीडर्स ये भी चाइना को बोलना चाहते हैं, एड पे कम फोकस करो, ट्रेड पे ज्यादा फोकस करो, और जो प्रोडक्ट्स हमारे देश से जाते हैं चाइना में उनकी वैल्यू एडिशन पे हम ज्यादा फोकस करते हैं, बजाय कि हम रॉ मटेरियल आपको एक्सपोर्ट करें। समझ गए? सीधा रॉ काजू एक्सपोर्ट करने के बजाय अफ्रीका चाहता है कि हम रोस्टेड काजू आपको एक्सपोर्ट करें। वैल्यू एडिशन होना चाहिए। वैल्यू एडिशन जब किसी भी कमोडिटी में होता है ना, तो ज्यादा फायदा होता है उस देश को जो एक्सपोर्ट करता है। इसके बाद अब बात करते हैं इंडिया की। देखो कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि इंडिया ना अफ्रीका में चाइना की कॉपी करता है, लेकिन देखो ये बात सच नहीं है। इंडिया देखो आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इस पे ज्यादा फोकस करता है अफ्रीका में। इंडिया ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने पे ज्यादा फोकस करता है। इंडिया एग्रीकल्चर और मेडिसिन में स्ट्रांग है। इन एरियाज में इंडिया अफ्रीकन कंट्रीज की मदद करता है। बट देखो इंडिया को ना एक चीज FOCAC से सीखना चाहिए, यानी फोरम ऑन कोऑपरेशन बिटवीन अफ्रीकन एंड चाइना। इस फोरम से ना एक चीज इंडिया को यह सीखनी चाहिए कि ना इस फोरम की रेगुलर मीटिंग होती रहती है। उसी प्रकार से इंडिया को भी ना अफ्रीका के साथ रेगुलर मीटिंग करनी चाहिए। इंडिया और अफ्रीका के बीच में लास्ट समिट ऑर्गेनाइज हुआ था 2015 में, इंडिया अफ्रीका फोरम समिट। वैसे देखो इंडिया और अफ्रीका के बीच समय समय पे CII एग्जिम बैंक का कॉन्क्लेव जरूर होता रहता है। CII मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, और एग्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ये वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया के ट्रेड को प्रमोट करता है, इंटरनेशनल ट्रेड को। तो CII और एग्जिम बैंक का कॉन्क्लेव होता रहता है अफ्रीका में। इंडिया अफ्रीका के डिफेंस मिनिस्टर्स भी रेगुलर मिलते रहते हैं, बट समिट नहीं हुआ। जैसे चाइना और अफ्रीका के बीच में अभी फोरम की मीटिंग हो रही है ना, वैसा नहीं। अगर देखो अगर इंडिया पुराने मोमेंटम को बरकरार रखना चाहता है ना, क्योंकि जब G20 का समिट हुआ था इंडिया में, तो अफ्रीकन यूनियन को इनवाइट किया गया था उस समिट में हिस्सा लेने के लिए। तो अगर यही मोमेंटम इंडिया मेंटेन करना चाहता है ना, तो जल्द से जल्द इंडिया अफ्रीका फोरम समिट को ऑर्गेनाइज किया जाए, चौथा समिट ऑर्गेनाइज किया जाए। मीनवाइल देखो इंडिया और अफ्रीकन यूनियन के बीच में ट्रैक 1.5 डायलॉग स्टार्ट हो सकता है।
ट्रैक 1.5 मतलब देखो ट्रैक 1 में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपस में मिलते हैं, और 0.5 मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जिसमें बिजनेस लीडर्स, एनजीओ वाले, एकेडमिशियन, ये सब आ जाते हैं। तो ट्रैक 1.5 डायलॉग मतलब जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और एनजीओ के लोग, बिजनेस लीडर्स, एकेडमिशियंस, ये सब आपस में मिलते हैं। तो ट्रैक 1.5 डायलॉग ऑर्गेनाइज किया जा सकता है अफ्रीका और इंडिया के बीच में म्यूचुअल इश्यूज को पहचानने के लिए। और देखो ये तब होना चाहिए जब इंडिया अफ्रीका की 8 रीजनल कम्युनिटीज से बात कर सके। अफ्रीका में ना 8 रीजनल इकोनॉमिक कम्युनिटीज है, रीजन के हिसाब से इकोनॉमिक कम्युनिटीज हैं। तो उन 8 से इंडिया कंसल्टेशन करे और उसके बाद फिर अफ्रीका के साथ चौथा समिट इंडिया ऑर्गेनाइज कर सकता है। कहां पे ये समिट ऑर्गेनाइज किया जा सकता है? अदीस अबाबा में। अदीस अबाबा देखो इथोपिया की राजधानी है, और अफ्रीकन यूनियन जो कमीशन है उसका हेडक्वार्टर यहीं पे है, अदीस अबाबा में। इसके अलावा देखो अफ्रीकन यूनियन को भी न्यू दिल्ली में एक रीजनल ऑफिस स्टैब्लिश करना चाहिए ताकि इंडिया के साथ कंसल्टेशंस को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। समझ गए? इसके बाद सेकंड सजेशन राइटर ये देते हैं, इंडिया ना एक रोल प्ले करे अफ्रीका को ग्लोबल वैल्यू चेन में शामिल करने के लिए। ग्लोबल वैल्यू चेन मतलब सिंपल भाषा में कोई प्रोडक्ट जो है रॉ मटेरियल एक देश से आता है, ऊपर की प्रोसेसिंग किसी दूसरे देश में होती है, फिर फर्दर वैल्यू एडिशन तीसरे देश में होता है, बिकता चौथे देश में है। तो ये एग्जांपल है ग्लोबल वैल्यू चेन का, और इंडिया अफ्रीका की मदद करे कि अफ्रीका भी इस ग्लोबल वैल्यू चेन में शामिल हो, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे। फिर देखो इंडियन कंपनीज को ना अफ्रीका में एग्रीकल्चर, मेडिसिन और मैन्युफैक्चरिंग में ना इन्वेस्ट करना चाहिए। अफ्रीका में फैक्ट्रीज लगानी चाहिए, इससे लोकल लोगों को नौकरी मिलेगी। इंडियन कंपनीज को ना फार्म मैकेनाइजेशन मतलब वहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा मशीनों का उपयोग हो, इसे बोलते हैं फार्म मैकेनाइजेशन। तो इंडियन कंपनीज को ना अफ्रीका की मदद करनी चाहिए फार्म मैकेनाइजेशन में, फूड प्रोसेसिंग में, इरिगेशन में, कोल्ड स्टोरेज में। इंडिया को काम करना चाहिए अफ्रीका में। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में, तीसरे सजेशन में राइटर ये बोलते हैं, वैसे देखो इंडिया की जो लाइन्स ऑफ क्रेडिट है ना काफी पॉपुलर है अफ्रीका में। लाइन ऑफ क्रेडिट एक प्रकार से लोन होता है, एग्जैक्टली नॉट लोन लेकिन लोन की तरह होता है। तो ना इंडिया की लाइन ऑफ क्रेडिट काफी पॉपुलर है अफ्रीका में। बट देखो कोविड-19 की महामारी के बाद ना अफ्रीकन कंट्रीज नए लोन लेना नहीं चाहते। अब देखो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और ब्लेंडेड फाइनेंस का यूज करना चाहिए। मतलब अफ्रीकन कंट्रीज सीधा सीधा दूसरे देशों से लोन लें, बजाय इसके कि प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर कोई प्रोजेक्ट स्टैब्लिश कर लें, पैसा कम पड़ रहा है तो। ब्लेंडेड फाइनेंस मतलब दूसरे देशों से लोन लेने के बजाय अगर देश की जनता से ही बॉन्ड वगैरह परचेज के लोन हासिल कर लिया जाए, जैसे नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी इंडिया में इसी प्रकार से लोन लेती है, जनता से बॉन्ड बेच देती है। भारत सरकार को देखो उन बिजनेस फर्म्स को और बैंक्स को सपोर्ट करना चाहिए जो अफ्रीका में काम कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं। इसके अलावा इंडियन फर्म्स को भी ना फिजिबिलिटी स्टडी करनी चाहिए और डिटेल्ड रिपोर्ट्स बनाने में अफ्रीका की मदद करनी चाहिए। कई बार ना अफ्रीका के देश क्या है, प्रोजेक्ट पे पैसा लगा देते हैं लेकिन वो प्रोजेक्ट वायबल ही नहीं था। तो इंडिया ना अफ्रीकन कंट्रीज की मदद कर सकता है। पहले से आप पता लगा इसको, ये प्रोजेक्ट पे आप जो खर्चा कर रहे हो कितना वायबल है, क्या इससे फायदा होगा या नहीं होगा। तो इस मामले में इंडिया अफ्रीका की मदद कर सकता है। लास्ट सजेशन, इंडिया का देखो जो डिजिटल स्टैक है ना, जैसे बायोमेट्रिक्स है, मोबाइल कनेक्टिविटी है, जनधन है, ये देखो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है। ये अफ्रीका में भी यूज हो सकता है। यूपीआई और रुपए जो सर्विसेज हैं वो मॉरिशस में ऑलरेडी हैं। कीनिया, नामीबिया, घाना और मोजाम्बिक ये वो देश हैं जो यूपीआई यूज करना चाहते हैं। और इंडिया को देखो रूपी बेस्ड लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करनी चाहिए अफ्रीकन कंट्रीज को। मतलब इंडिया लोन देना भी चाहता है ना तो रूपी में प्रोवाइड करना चाहिए, ना कि डॉलर में, क्योंकि ना अफ्रीकन कंट्रीज को इवन डॉलर एक्सचेंज करवाने में भी बहुत खर्चा आ जाता है। उनके लिए ट्रांजैक्शनल कॉस्ट काफी ज्यादा है, इसलिए करेंसी न्यूट्रल ट्रांजैक्शंस जरूरी हैं। इंडिया रुपी में लोन दे अफ्रीकन कंट्रीज को और बदले में अफ्रीकन कंट्रीज
कुछ अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं इंडिया से, तो उसी जो रुपये में लोन लिया है उसी से इंडिया से इंपोर्ट कर ले, तो इससे अफ्रीका को भी फायदा होगा और डॉलर को एक्सचेंज करवाने में जो कॉस्ट आती है वो भी नहीं आएगी। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, नए पॉइंट्स हैं इंडिया अफ्रीका रिलेशन से संबंधित, और बीच में चाइना का भी एंगल है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन देखो, आपको जो अटेम्प्ट करना है वो पंजाब एंड हरियाणा में पैडी कल्टीवेशन से संबंधित है। जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया ना, उसके बेस पे आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई एनर्जेटिक डिस्कशन के साथ। तब तक आप अच्छे से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।